तो दोस्तों कैसे हो आप। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक कराए थे। द फंडामेंटल राइट में हम 12 से लेकर 18 आर्टिकल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो मैं आपको आर्टिकल कराऊंगा वो 19 से आगे के कराऊंगा, मतलब 19 से आगे के आर्टिकल कंप्लीट आज कराएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19। आप लोग मुझे थोड़ा सा एक बार ये बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। बस आप बता देंगे तो फिर मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। बस एक बार क्लियर कर दीजिए। आपको आवाज़ आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है पहले इसको आराम से समझते हैं। पहली बात तो आर्टिकल 19 जो है वो ये रहा। ये आर्टिकल 19 आज की, पहले तो मैं अंबेडकर जी की भाषा में समझाता हूँ आपको। पहले तो अपन जो आर्टिकल, यार पहले मैं अंबेडकर जी की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं अपने को अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। आर्टिकल 19 जो है वो आपको देता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हिंदी में बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। वाक का मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रेजेंट करना। ठीक है। वाक का मतलब है बोलना, दूसरा अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को रखना, अपने विचारों को रखना। तो आपको आपको ये देता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसमें आपके 6 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, मतलब आर्टिकल 19 में आपको 6 चीजें दे रखी हैं। पहले तो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, हिंदी में बोलते हैं सभा करने की स्वतंत्रता। और तीसरा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने की स्वतंत्रता या आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है। और चौथा है, मतलब अगला है रेजिडेंस यानी बसने की स्वतंत्रता। और अगला है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब इसको बोलते हैं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब देखो कितने अधिकार दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं अभी। पहले कितने दे रखे थे मैं बाद में बताऊंगा, पहले अंबेडकर जी की भाषा में सुनो। पहला है पहला है बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है। कैसे अब पूरा क्लियर करूंगा, बस अभी समझा पहले 6। बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है आपका एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है बसने की स्वतंत्रता। और छठवां है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन यानी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब आप आ जाओ मेरी लैंग्वेज पे। अब देखो कैसे क्लियर होते हैं ये। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 आपको 7 फंडामेंटल राइट देता था। 7 हिंदी में सुनना, अभी मैंने 6 बोले थे। प्लीज सर बात सुनिए, क्या बोलना है भैया, बोलो बोलो भैया, क्या बोलना चाहते हो आप? 6 अधिकार है, अभी बताऊंगा। एक एक करके कुछ बोलना चाहता है बंदा, बोलो भैया जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो यार। क्या नाम है इनका, भारती ठाकुर, यार बोलो भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो तो सही। अरे यार ये बार बार यही मैसेज, सुनो ना क्या है, देखो तो सही कुछ। सर क्लास सेव कीजिए, अरे कर तो रहा हूँ यार सेव यार। क्या आ जाओ इधर पढ़ो यार, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी। आ जाए। अनुच्छेद 19 में आपको 6 अधिकार दे रखे हैं, गौर से सुनना। पहला क्या है? पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है यार। है वाक का मतलब है बोलना। जैसे मैं बोलता हूं मान लो कि सरकार ये काम गलत कर रही है, ये है वाक। ठीक है।
और अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रेजेंट करना। जैसे अभिव्यक्ति के अंदर सब आता है, जैसे अपन ये सिंबल करते हैं, अपन ये सिंबल करते हैं, अपन ये सिंबल करते हैं, अपन मौन धारण कर लेते हैं, ये भी अभिव्यक्ति में आता है। हम ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब है बोल नहीं रहे। क्लियर है? हम पुतला फूंकते हैं, ये भी अभिव्यक्ति में आता है। हमने मान लो मोदी सरकार गलत कर रही है और कोई आरोप लगा रहा है, जैसे कभी कभी देखा होगा राहुल गांधी धरने पे बैठ जाता है, वहां पर क्या कहते हैं जंतर मंतर पे XYZ कहीं भी, तो ये क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी, अभिव्यक्त कर रहा है वो अपने आप को। राहुल गांधी ने ऐसे कर लिया, ये भी अभिव्यक्ति है। राहुल गांधी ने मोदी जी का पुतला फूंक दिया, ये भी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब मोदी जी को दिखा रहा है कि आप गलत कर रहे हो। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात को अभिव्यक्त करना, अपनी बात को प्रेजेंट करना। ठीक है? तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सब पे लिख लेना यार। इसे बोलते हैं असेंबली। असेंबली जैसे मान लो राहुल गांधी जंतर मंतर पे बैठ गया, या अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल के लिए रामलीला मैदान में बैठ गए, ये थी सभा करना। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 बोलता है आपको। ठीक है? फिर ऐसे ही है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है? मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई संगठन बनाना है, मान लो तुम बनाना चाहो कोई संगठन, तुम बना लो क्या कहते हैं धोखाधड़ी पार्टी, तुम बना लो काला पीला पार्टी। तो ये भारत के संविधान में आपको छूट दे रखी है कि आप कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं याद करवा दूंगा, अभी थोड़ी देर रुकना। उसके बाद है घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता का मतलब है मूवमेंट की स्वतंत्रता। ठीक है? ठीक है, घूमने, आपको मन कर रहा है आप गोवा घूमने जाओ, आपको मन कर रहा है आप चंडीगढ़ घूमने जाओ, आपको मन कर रहा है आप अंडमान निकोबार में आखिरी के पॉइंट पे घूमने जाओ, तुम्हारे पास पैसा है तुम घूमने जाओ, अंडमान निकोबार के कोने में लटके रहना, वहां पे इंदिरा पॉइंट को लेके, वहीं पे तुम्हारी छूट है, तुम्हारी छूट दे रखी है तुमको। ठीक है? घूमने की स्वतंत्रता। फिर है बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता को बोलते हैं राइट टू रेजिडेंस। ठीक है? मतलब आप कहीं बसना चाहते हो, आपके पास पैसे हैं तो तुम अंडमान निकोबार में प्लॉट ले लो, वहां पे रहो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम गोवा में प्लॉट ले लो, वहां पे रहो। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम कहीं भी बस जाओ, तुम्हारा जहां मन कर रहा है। तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम किसी को मतलब लेके बस जाओ कहीं भी अभी। ठीक है? अगला, फिर इसके बाद दे रखा है 1 2 3 4 5, फिर दे रखा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू प्रोफेशन। ठीक है? ठीक है? व्यवसाय, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम दूध की डेयरी खोल लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम पढ़ा लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम क्या कहते हैं बाल काटने के लिए नाई बन जाओ, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम कहीं पे चाय बेचो, चाय, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम सब्जी बेचो, आलू ले, टिंडे ले, टमाटर ले, कोई भी व्यवसाय तुम कर सकते हो, तुम्हारे को छूट दे रखी है। अब ध्यान रखना, मैंने ये बताया है क्या कर सकते हो, अभी थोड़ा सा रुक जाना, अब आगे सुनो क्या सीन है। अब देखिए, ये जो अभी संविधान में दे रखे हैं ये 6 फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में। एक और था इसके अंदर, एक और था, वो क्या था? वो यहां पे था, उसे कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं संपत्ति का अधिकार। ये था, ये कौन से में था? इधर सुनना जरा, इधर काउंट करो कितने हैं, 6, और 6 पहले थे, है ना? एक मैंने अभी लिखा, तो ये देखो A B C D E, और ये अभी जो लिखा है, अभी लिखा है अलग कलर से लिखता हूं, F और G, 7 थे पहले। तो संपत्ति का अधिकार 2 जगह था पहले, एक था 19F में जो ये बोला ABCDEF तक 59वें नंबर में F में, एक था अनुच्छेद 31 में। दोनों संपत्ति के अधिकार थे, दोनों संपत्ति के अधिकार मान लो, एक ये संपत्ति का अधिकार था जो 19F में था, और एक संपत्ति का अधिकार जो था वो 31 में था। अब तुम कहोगे 2 का मतलब क्या है? तो 2 का मतलब है, अरे क्या पूछो, टिंडे भिंडी यार, ये मैं क्या जी बताऊंगा भाई, तुम जाके दुकान पे देख लो, सब्जी वाले, मुझे नहीं मालूम, है ना? संपत्ति का अधिकार 2 जगह था, एक था 19F में, एक था 31 में। अब तुम कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में देखो,
जो 19F में संपत्ति का अधिकार था वो संपत्ति थी जो आप खुद खरीदते थे, खुद खरीदते थे। मान लो तुमने खुद खरीदी, तुमने जो खरीदी वो संपत्ति का अधिकार 19F में था, और 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो संपत्ति थी जो तुम्हें किसी ने गिफ्ट की है या पैतृक रूप से तुम्हें मिली है, ये संपत्ति वो थी। ब्लैक करूं बोर्ड? क्या ब्लैक, क्या हटी गया तो यार ये टेक्नोलॉजी के मामले। ठीक है, आ जाओ। ये जो संपत्ति का अधिकार था ये था वो जो तुम खरीदोगे, और जो 31 में था वो थी संपत्ति जो तुम दूसरे से प्राप्त करते हो। जैसे मान लो तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मम्मी को प्लॉट दिया, तुम्हारी मम्मी से प्लॉट तुम्हारे नाम पे आया, ऐसा वाला। या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फादर ने तुमको गिफ्ट कर दिया कोई प्लॉट, वो जो था वो 31 में था। यानी कि आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो संपत्ति वो थी जो आपको कोई देता है, और अनुच्छेद 19F में जो संपत्ति वो थी जो आप खुद खरीदते हो। ठीक है, यहां तक। अब इधर सुनो, मोरारजी देसाई ने संविधान में संशोधन किया। संशोधन नंबर था 44वां, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इस 44वें संविधान संशोधन से ये दोनों संपत्ति के अधिकार उड़ा दिए गए, अनुच्छेद 31 से भी और अनुच्छेद 19F से भी। तो पहले ये अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार थे? 7। अब कितने रह गए हैं? 6। अब मैं इस 7 याद करा देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो। कि फिर बोल रहा हूं, यहां 19F में जो संपत्ति थी वो थी जो आप खरीदते हो, और 31 में वो है जो आपको कोई गिफ्ट करता है। जो भी करे आपको, कोई भी, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको 500 गज का प्लॉट गिफ्ट कर दिया, कोई भी है, वो 31 में थी। ठीक है, यहां तक दोनों क्लियर हो गए? आपको इतने में बोलो कोई डाउट है? अब मैं आपको 7 याद करा देता हूं, एक झटके में याद हो जाएंगे बिना कॉपी पेन का प्रयोग किए। आपने मुझे फोन नहीं किया, आगरा वाली मैम ने नंबर दिया था आपको। अरे भैया वो एक्चुअली बहुत सारे फोन वगैरह होते हैं मैडम जी, मैं आपको वो क्लास के बाद आज करता हूँ, है ना। मैं पक्का करूँगा आपको, करीब 2-3 बजे के आसपास करूँगा श्योर। एक्चुअली मैडम जी, एक्चुअली होता क्या है ना, 8-8, 9-9 घंटे क्लास लेने के बाद में बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए। चले आगे, अब ये याद करा दूँ सारे के सारे। अब पहले इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। आ जाएगा, देखो सीधी बात। अब सिंपल फॉर्मूले से याद कराता हूं झटके में। अनुच्छेद 19A फिर 19B, ऐसे लिख लो, 19C, 19D, 19E, 19F खत्म हो गया, अब सीधा 19G, F खत्म हो गया। अब देखना याद हो जाएंगे एक ही बार में। ये कॉपी पेन का प्रयोग मत करना, बस याद तो करा दूंगा, बस पेन कॉपी का यूज मत करना। आ जाए, देखें, एक बात बताओ, आम आदमी अगर सरकार गलत करेगी तो आम आदमी सरकार के खिलाफ बोल सकता है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार करप्शन कर रही है, सरकार को लोकपाल बिल लेके आना चाहिए, सरकार को यह कानून लेके आना चाहिए। तो आम आदमी सरकार के खिलाफ बोल सकता है, सबसे पहला। प्लस अभिव्यक्त कर सकता है, मतलब प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को कि सरकार गलत कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है, मतलब इस तरीके से सिंबल कर सकता है, ऐसे कर सकता है, इस तरीके से कर सकता है, पुतला फूंक सकता है, पंपलेट बांट सकता है। ये सब आते हैं 19A में, मतलब बोलने का अधिकार और अभिव्यक्त करने का अधिकार। क्लियर हो गया? ये था 19A। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, एक बात बताओ, अगर तुम्हें बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है और तुम अच्छा बोलते हो, मान लो तुम किसी चौराहे पे खड़े होके, किसी पार्क में खड़े होके बोलते हो, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को वैसा नहीं करना चाहिए। अब एक बात बताओ, तुम अगर अच्छा बोलोगे तो लोग तुम्हें सुनने आएंगे, अगर तुम लोग सुनने आएंगे तो सभा हो जाएगी, हो गई असेंबली। सीधी बात। आर्टिकल 19A क्या बोलता है? बोलो, अगर अच्छा बोलोगे तो लोग सभा करेंगे, सुनने आएंगे तो सभा हो जाएगी, असेंबली हो गई। पुतला फूकने का भैया जैसे वो बना लेते हैं लकड़ी का, मोदी को कुर्ता पहना दिया, उसमें घास फूस डाल दिया, मोदी जी को फूंक दिया, मतलब मोदी जी का पुतला फूंक दिया,
मोदी जी को थोड़ी फूंक दिया यार। यहां तक क्लियर हो गया। पहला, बोलोगे तो लोग सुनने आएंगे, सुनने आएंगे तो सर वाक का मतलब रिपीट कर दो। वाक का मतलब है बोलना, स्पीच स्पीच स्पीच, ठीक है। अगर अच्छी स्पीच दोगे तो लोग सुनने आएंगे तो सभा हो जाएगी। अब सुनो, मान लो मैं अच्छा बोल रहा हूं तो लोग मुझे सुनने आए तो सभा हुई। फिर जब लोग सुनने आए तो सभी उनमें से किसी आदमी ने बोला भाई तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, तुम संगठन बना लो, एक तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लो। तो आर्टिकल 19C क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाने का अधिकार। अच्छा बोलोगे तो लोग सुनने आएंगे, सभा हो गई। और जब सभा होगी तो लोग कहेंगे संगठन बनाओ, फिर संगठन बन जाएगा। ठीक है, अगला सुनो। अब अगला सुनो। सभा होगी, संगठन बन गया। मान लो आपने संगठन बना लिया, रामलाल टप्पू सिंह पार्टी। अब तुम रामलाल टप्पू सिंह पार्टी जो है वो अच्छा बोलती है तो बहुत सारे लोग तुमको अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे बुलाएंगे। किसी ने कहा पानीपत में आके हमारे लिए सभा करो, किसी ने बोला हमारे लिए अंडमान में सभा करो, किसी ने बोला अहमदाबाद में सभा करो, किसी ने बोला कानपुर में सभा कियो। तो अब तुम दूसरे शहरों में जाओगे सभा करने के लिए तो घूमने की आजादी, मूवमेंट, सीधी सी बात है भाई। अच्छा बोलोगे तो सभा होगी, सभा होगी तो संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो संगठन के प्रचार के लिए घूमोगे, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, चार हो गए। अब सुनो, अब भैया घूमोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही आवाराओं की तरह घूमते रहोगे। तो फिर क्या होगी? फिर सीधी बात है कहीं बसोगे भी, बसने की आजादी। बसना का मतलब है रेजिडेंस। भैया सीधी बात, अच्छा बोलोगे तो सभा होगी, सभा होगी तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो घूमने जाओगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार करोगे, और घूमने जाओगे तो कहीं पे बसोगे, पानीपत में प्लॉट लोगे वहां पे रहोगे, आगरा में प्लॉट लोगे वहां पे रहोगे। अब बताओ कब तक किराए के मकान पर रहोगे? तो संपत्ति भी तो खरीदोगे फिर। तो यहीं पे बीच में कौन सा अधिकार था? यहीं पर 19F था, उसमें था संपत्ति खरीदने का अधिकार। समझ में आ गया? अब देखो सीधा सीन, इधर मत देखो, भाड़ में आंदो, इधर देखो। अच्छा बोलूंगा तो लोग सुनने आएंगे तो सभा होगी, जब सुनने आएंगे सभा होगी तो संगठन बनाऊंगा, जब संगठन बनाऊंगा तो संगठन के प्रचार प्रसार के लिए इधर उधर जाऊंगा दूसरे शहरों में, तो घूमने की आजादी। अब जब सारे तरफ घूमूंगा इधर से उधर तो भैया सभा कर वो घूमूंगा तो कहीं ना कहीं बसना पड़ेगा, रेजिडेंस करूंगा कहीं ना कहीं, बसने की आजादी। अब कब तक किराए के मकान में रहूंगा बसते हुए? तो अपना प्लॉट भी खरीदेंगे तो खरीदने की आजादी, संपत्ति। अब एक बात बताओ, संपत्ति खरीद ली तुमने कानपुर में, रहने लगे अब तुम, ठीक है, क्लियर है? अब रहने लगे तो रहने के लिए कुछ खाओगे, खाने के लिए कमाओगे, कमाने के लिए व्यवसाय करना पड़ेगा। तो आखिरी क्या था? व्यवसाय करने की आजादी, प्रोफेशन। अब कुछ तो करोगे ना, ईंट पत्थर कब तक खाओगे भाई? खाओगे ईंट पत्थर? नहीं, तो कमाना पड़ेगा। सब्जी बेचोगे, आलू ले, टिंडे ले, टमाटर ले, या चाय बेचोगे, चचा चाय। ये थे 7 अधिकार, 7 में से एक उड़ा दो, जिसे 19F कहते थे, मोरारजी देसाई ने 44 में संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 में खत्म कर दिया। हाँ भैया, प्रियम्बल भी कराऊंगा। बताओ, ये बताओ 19 के 7 समझ में आ गए? 7 मतलब 7 में से 1 माइनस कर दो। दोबारा सुन लो, अगर नहीं आ रहे समझ में तो मिटा दे रहा हूं, फिर देखना खेल। पहला, बोलने की आजादी या अभिव्यक्त करने की आजादी, और जब बोलोगे अच्छा तो लोग सुनने आएंगे तो सभा होगी, सभा होगी तो संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो संगठन का प्रचार प्रसार होगा, घूमना, घूमोगे तो कहीं रेजिडेंस करोगे, बसना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और बसना पड़ेगा तो संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, और संपत्ति खरीदोगे तो फिर कोई धंधा पानी करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, कुछ भी काटोगे, बाल बाल काटोगे, नाई बनोगे, कुछ तो बनोगे, तो व्यवसाय करने की आजादी। ये 7 थे, अब एक गायब हो गया। कितने बच्चे इसमें? आर्टिकल 19 में कोई डाउट है? अभी पूरा नहीं हुआ है, 30% हुआ है आर्टिकल 19, अभी बचा है। कितने बोलो, कोई डाउट है? तब तक पानी पी लूं।
ये कौन है भैया, नाम क्या है, रसायन ऊर्जा। ओ तुम्हारे का नाम भी बड़ा अजीब है यार, रसायन और ऊपर से ऊर्जा। सर आप कौन से सेंटर में पढ़ाओगे? भैया अभी तो यहीं खड़ा हूँ, कल से देखता हूँ क्लास कहाँ होगी। पॉसिबिलिटी तो आगरा की है, बाकी अभी कंफर्म नहीं है, शाम तक कंफर्म होगा। किसी को ऑफलाइन बैच अगर करना हो तो कल 21 ऑफ कौन सा महीना चल रहा है ये, नवंबर। नवंबर को सारे सेंटर पर स्टार्ट होगा। इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारे सेंटर्स के नंबर दे रखे हैं और एड्रेस दे रखे हैं, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली चक्कर क्या है, जो ऑनलाइन ऑनलाइन मेरे को पढ़ाने का आइडिया नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में यार ये बच्चे जब तक सामने होते हैं ना तब, मुझसे कोई ऑफलाइन पढ़ के देखना, आपको जमीन और आसमान का अंतर नजर आ जाएगा। अभी तो चक्कर क्या है कि ऑनलाइन में तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, रियल में मेरा पढ़ाना ये वाला तरीका नहीं है ये तो अब आपको मजबूरी में करा रहा हूँ ताकि जो बच्चे कैपेबल नहीं है, जो नहीं आ सकते, उनके लिए। चलें आगे, बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? क्या लिख रहे हो ये मेडल फेडल? प्लीज हेल्प में कोई जोड़ रहा हूँ, क्या है ये? पढ़ाने में हेल्प कोई, कुछ डाउट है तो पूछो भैया, क्या है? सर मुझे डाउट है सर जी, पूछो। लोकपाल बिल क्या है और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? लोकपाल बिल क्या है और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? लोकपाल, अबे क्या है, एक ही लाइन को 5 बार लिखा है भैया। लोकपाल बिल आगे आएगा। मनमोहन सिंह सरकार लास्ट टाइम जब जा रहे थे, मतलब मनमोहन सिंह, तो जाते जाते कानून पास करा गए थे, उसे लोकपाल अधिनियम कहते हैं। कि लोकपाल अधिनियम में करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी, और थोड़ा भी पेशेंस रखें। ये बच्चा बोल रहा है पॉलिटी बढ़िया पढ़ाते हो, तो भैया मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ। पढ़ाना नहीं आता मेरे को, मुझे आपको टॉपिक दिल में उतारना आता है। पढ़ाते तो बहुत सारे टीचर हैं, मुझे पढ़ाना नहीं आता। मैं कोई भी चीज़ पढ़ा के नहीं समझा सकता आपको, सिखा के समझा सकता हूँ। इसीलिए मेरे द्वारा जो टॉपिक सिखाया जाता है वो बच्चा भूलेगा नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करके बताता हूँ। किताब में ये प्रैक्टिकल थोड़ी दे रखे होंगे आपको, बताओ तुम याद कर लो, देखो याद हो गए होंगे अभी भी। क्या बोला मैंने? बोलो, बोलने की आज़ादी। सभा करो, बोलोगे तो सभा कर, लोग सुनने आएंगे, सभा हो गई। जब सुनने आएंगे लोग तो लोग कहेंगे संगठन बनाओ, अच्छा बोलते हो तुम लोग, तो संगठन बन गया। संगठन बनाओगे तो संगठन के प्रचार के लिए घूमने जाओगे, घूमने की आज़ादी। घूमने जाओगे तो उसके बाद में बसोगे, बसने की आज़ादी। और बस लोगे तो उसके बाद संपत्ति खरीदोगे, संपत्ति खरीदने की आज़ादी थी, हट गया लेकिन अब, ठीक है। और फिर संपत्ति खरीदने के बाद कोई व्यवसाय करोगे, तो व्यवसाय की आज़ादी। क्या यार इतने सारे कमेंट है, कैसे जवाब दूं? सर नोट्स कल दे तो दिए, उसमें टेलीग्राम चैनल पे मैंने फंडामेंटल राइट के हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स भेज दिए। चले भैया अभी आगे। सर अकबर क्या है ये? सर क्या आप हिस्ट्री पढ़ाते हो? मैंने फिर बताया मैं पढ़ाता थोड़ी हूँ, सिखाता हूँ। सर क्या संपत्ति नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो, लेकिन अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है ये, अब आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 31 पे बचाऊंगा। सर क्या आपके कोचिंग से आईएएस, क्या लिखा है, एक मिनट रुकना, इसका जवाब दे दूँ भाई भाई को। ये कहाँ गया देखना यार ये। सर क्या आपके कोचिंग से आईएएस निकले हुए हैं? मैं एहलाक फ्रॉम बिहार। गुरु, ये क्या नाम है तुम्हारा, नाम पढ़ लें इनका जरा। एहलाक फ्रॉम बिहार, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। नाम हिंदुस्तान प्लेटफॉर्म 897। ओ भैया मजेदार नाम है तुम्हारा तो यार। देखो सुनो भाई, हिंदी की भाषा में सुनो अच्छे से। तुम जो ये कह रहे हो ना कि क्या आपकी कोचिंग से आईएएस निकले हुए हैं, एक बात बता देता हूँ, कोई भी कोचिंग अगर ये कहती है कि मेरी कोचिंग से आईएएस निकले हैं, तो सब झूठ बोलते हैं। हर बच्चा अपनी मेहनत से निकलता है, कोचिंग से कोई नहीं निकलता। कोचिंग वाले सिर्फ पढ़ा सकते हैं, बच्चे को आईएएस बना नहीं सकते। मैं पढ़ाऊँ या कोई भी टीचर पढ़ाए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, जो कोचिंग वाले जो पोस्टर लगा लेते हैं ना बच्चों के, है कि 40 रिजल्ट 50 रिजल्ट, इस बार देखा है ना 10 कोचिंगों को नोटिस आया है सरकार का, उनके ऊपर जुर्माना लगा है कि फर्जी रिजल्ट दिखाने के चक्कर में। फर्जी रिजल्ट तो कोई भी दिखा देगा, करना क्या है उसमें, कोई बड़ा काम थोड़ी है। कल को तुम्हारी 6वीं रैंक आ जाए, 5वीं रैंक आ जाए, 7वीं रैंक आ जाए, कोई भी कोचिंग वाला आएगा तुमसे, तुम्हें 20,000 रुपये 30,000 रुपये देगा और अपना एडमिशन फॉर्म भरवा लेगा, कि कह देगा तुम बच्चा तो को जानता नहीं है, रिजल्ट निकल के आया, उसको पैसा चाहिए। और पैसे के लिए वो 30 40 50 हजार में हर कोचिंग का फॉर्म भर देता है कि हाँ मैंने यहाँ पे कोचिंग की, यहाँ पे कोचिंग की, और कोचिंग वाले 50 रिजल्ट छाप देते हैं उसके बाद में।
वो तुम्हें अच्छा लगता होगा क्या? अभी सरकार ने कम से कम 10 कोचिंगों को नोटिस जारी किया है ऐसे फर्जी रिजल्ट दिखाने के चक्कर में। इसीलिए तुम देखो जो टॉपर होते हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं रैंक वाले, उनके पोस्टर जो होते हैं वो कम से कम 15-20 कोचिंग में लगे होते हैं। क्या किसी टॉपर के पास इतना टाइम होता है कि वो हर कोचिंग में पढ़ने जाता है? दिमाग की बत्ती जलाओ गुरु, बत्ती। काहे को परेशान हो रहे हो? कोई भी अगर कोचिंग वाला दावा करे कि मैं कोचिंग से रिजल्ट निकालता हूं तो घंटा। कोई भी बच्चा जो रिजल्ट निकालता है वो अपनी काबिलियत पर निकालता है। मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी को रिजल्ट बनाता हूं। मैं सीधा बोलता हूं, पढ़ाता ऐसा हूं, कोई पढ़ा के दिखा दे हिम्मत है तो। अगर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आई मीन पॉलिटी मान लो पढ़ा दिया मैंने, भूल नहीं सकता स्टूडेंट। मैं ये दावा करता हूं कि मैं कोचिंग बनाता हूं, नहीं, ये गलत है, सत्य। मैं सॉरी आईएएस बनाता हूं, नहीं, कोई किसी को आईएएस नहीं बना सकता। आप बनोगे अपनी काबिलियत से बनोगे, मेरा उसमें कोई हिस्सा योगदान नहीं होगा। अरे 30,000 40,000 छोड़ो यार, कितना भी हो, भले ही 10-5 लाख लेके बन रहे हो, लेकिन गलत तो गलत ही है ना। आप वो छोड़ो, यहां तक चले आगे। अब 19 का पहला पार्ट समझ में आ गया कि 19 में आप ये कर सकते हो। अब 19 का दूसरे भाग में आ जाओ। लेकिन एक बात बताओ, अब संविधान में ये अधिकार दे रखे हैं आपको 19 में 6, पहले कितने थे 7, अब कितने रह गए 6। अब आपको ये सारी छूट है कि आप कर सकते हो। अब सुनो, अब ये सारे अधिकार हैं, आप ये कर सकते हो, लेकिन अंबेडकर साहब ने संविधान के अंदर यह भी बताया है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। यानी आर्टिकल 19 जो है वो आपको ये 6 अधिकार देता है। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार बताऊंगा, मुझे आर्टिकल 31 पे पहुंचे दो। संपत्ति का आर्टिकल 19 आपको ये 6 अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 19 ये भी बताता है कि सरकार कुछ कंडीशन में, सरकार कुछ मामलों में आपके अनुच्छेद 19 में दिए गए 6 अधिकारों पर बैन लगा सकती है। मतलब राज्य, राज्य कौन सा? वही जो अनुच्छेद 12 में दिया था। राज्य यानी सरकार आर्टिकल 19 पर बैन लगा सकती है कुछ कंडीशन में। वो कंडीशन है ये, वो कंडीशन है ये। मतलब इन परिस्थितियों में सरकार आपके अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब कहेंगे आप कैसे? अब देखो, सुनो क्या लिखा है, सुनो। स्टेट कैन इम्पोज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राज्य कुछ तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राज्य आपके बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है जो इस प्रकार है। मतलब कुछ परिस्थितियों में बैन लग सकता है आपके बोलने पर। अब वो कौन सी परिस्थितियां हैं? कहां गया, आ जाए। वो कौन सी परिस्थितियां हैं, आ जाए। पहला, पहला सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता और संप्रभुता। भारत की अखंडता और संप्रभुता। अब सुनो इसका मतलब क्या है। मान लो तुम कुछ ऐसा बोलते हो जिससे भारत की सोवरेनिटी और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा, तो सरकार तुम पर बैन लगा सकती है। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मान लो आप कोई सोवरेनिटी की बात बोलते हो, उदाहरण के लिए आपने ये बोला कि भारत किसी देश का गुलाम होना चाहिए, तो ये तो सोवरेनिटी की बात आ गई भारत की। तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत के लिए ऐसा नेगेटिव शब्द का प्रयोग करता है तो आपको सरकार आर्टिकल 19 पर बैन लगा देगी। या इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, मतलब भारत के टुकड़े हों। जैसे आपने अगर कभी भी ऐसा बोला कि भारत की अखंडता टूट रही है, जैसे आप बोल रहे हो, मान लो ऐसा बोलते हो, कोई बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो आप जैसे ही ऐसा बोलेंगे तो आपके आर्टिकल 19 पर बैन लगा देगी सरकार। समझ में आ गया? पहला क्या था? भारत की संप्रभुता, मतलब आप भारत की संप्रभुता और अखंडता, अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरोध में कुछ बोलते हो तो आपके आर्टिकल 19 पर बैन लग जाएगा। पहला, क्लियर है? क्लियर है? ये अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो। संपत्ति का अधिकार क्या है बोला ना, मैं 31 में आऊंगा तब बताऊंगा। तो पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ लो राजा बाबू। अरे मेरे में कौन बोल रहा है कि सर आप जिस पीडीएफ से पढ़ाते हो वो पीडीएफ सेंड कर दो? भैया मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाता।
मैं जब क्लास में आता हूं तो सिर्फ और सिर्फ ये मार्कर होता है, ये खोपड़ा होता है बस। कभी किताब लेके नहीं पढ़ाता, कभी, आज तक की जिंदगी का इतिहास है मेरा, कभी भी क्लास में किताब लेके नहीं गया मैं। ये तो आपको डायग्राम दिखाता हूं बोर्ड पे बस, बाकी सब यहां पर है। चले आगे, आगे आ जाए। पहला। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो जिससे राज्य की यानी देश की सुरक्षा पर खतरा हो, तो सरकार आपके आर्टिकल 19 पर बैन लगा सकती है। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मान लो आप बोलते हो कि इस चौराहे पर ब्लास्ट होने वाला है, या आप बोलते हो कि यहां पर ड्रग्स की सप्लाई होनी चाहिए, या आप बोलते हो कि दंगा भड़कने के चांस हैं, यानी कि आप ऐसा कुछ बोलते हो जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो आर्टिकल 19 पे आपके बैन लग जाएगा। क्लियर है? दूसरा, इंसेटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब आप किसी क्राइम को उकसाते हो, उकसाना बोलते हैं इसको, उकसाना मतलब आप कुछ ऐसा करते हो जिससे अपराध बढ़ने की संभावना है। आप कुछ ऐसा करते हो जिससे अपराध बढ़ने की संभावना है, तो सरकार आपके आर्टिकल 19 पे बैन लगा देगी। जैसे एक बार की बात है, मतलब मैं पर्टिकुलर नाम और ग्रुप नहीं बताऊंगा, वैसे ही बता दे रहा हूं। एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें 50-60 लोग जुड़े हुए थे, और उसमें एक के बेटे की शादी होने वाली थी, बेटे की शादी। तो बेटे की शादी में वही ग्रुप में एक चैटिंग चल रही थी। उस चैटिंग में एक आदमी ने ये बोला कि बेटे की शादी में जब तक 4 व्हीलर गाड़ी ना दे वो, तब तक शादी मत करना, तू लड़के को लेके बारात उठाने की बोल देना, मतलब हम उठ जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर किसी आदमी कोई ग्रुप में ये चैटिंग कर रहा है कि अगर वो लड़की वाले वैगनार गाड़ी दें या बलिनो ना दें, या वो कौन सी आती है, सिपिट नहीं, स्विफ्ट ना दें और ये वाली दें, तो तू शादी मत करना, ये तो दहेज को बढ़ावा हो गया ना, ये तो क्राइम को बढ़ावा हो गया ना। तो अगर कोई ऐसा करता है कि क्राइम जिससे बढ़ने की संभावना है, तो आपके आर्टिकल 19 पे बोलने पे बैन लग सकता है। मान लो आप ऐसा कुछ बोलते हो, जैसे उदाहरण के लिए आपने कुछ ऐसा बोला कि लड़कों को लड़कियों को छेड़ना चाहिए, अगर ऐसा कुछ बोलते हो तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन लग जाएगा। मतलब अगर आप जाने अनजाने में भी, जाने में या अनजाने में कैसे भी, आप ऐसा कुछ बोलते हो तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन लग जाएगा। भैया व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल का आपने लिंक दिया था क्या? है? इसमें है, इसमें व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वही डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर दे रखा है, देखना। ठीक है, यहां तक 4 हो गए। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था मतलब आप कुछ ऐसा बोलते हो जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। लोक व्यवस्था जैसे आप बोलते हो कि आज शाम को जुआ खेलेंगे। अब बताओ, जुआ खेलना तो गलत है ना, इससे व्यवस्था बिगड़ रही है ना। क्यों? कि एक व्यक्ति हारेगा, एक जीतेगा, तो दंगा भी तो भड़क सकता है ना, लड़ाइयां भी तो हो सकती है ना, चोरी डकैती भी तो हो सकती है ना। मामला बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है? तो अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो जिससे व्यवस्था बिगड़ जाए, तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन लग जाएगा। या मान लो आप फेसबुक पे एक कमेंट कर दो कि आज सब के सब जो हिंदू भाई है वो इस चौराहे पे इकट्ठे हों, है, हम मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है तो इससे तो हिंदू और मुसलमानों में दंगा भड़क रहा है ना, तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन लग जाएगा। मतलब अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे लोक व्यवस्था बिगड़े, तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन होगा। भैया फीस क्या बताऊं आपको, ऑफलाइन में फीस तो मैंने मैडम का नंबर दिया है, उस नंबर पर पूछ लो। जेन्युइन फीस रखता हूं मैं, कोई लूटता लाटता नहीं हूं किसी को कि 1.5 लाख 2 लाख। ये तो सब धंधे बना रखे हैं लोगों ने, पढ़ाते है नहीं है कोचिंग वाले, बच्चों से ले लिए 1.5 लाख रुपए, और उसके बाद भी क्या कहते हैं, 1.5 लाख रुपए लेने के बाद में बच्चे को क्लास समझ में आए नहीं आए, वो परेशान हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस एक फीस वापस नहीं करते। मैं जेन्युइन फीस लेता हूं उतनी जितने में हम कोचिंग का खर्चा चला सके, और क्वालिटी देता हूं उतनी जितने की लोग 1.5 लाख और 2 लाख में दे भी नहीं सकता कोई कोचिंग वाला। और उसके बाद भी गारंटी देता हूं कि अगर क्वालिटी नहीं मिली ना तो पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, इसलिए फीस तो आपको नंबर यूट्यूब पे दे रखा है, मैडम से पूछ लीजिए आप, है ना, बहुत कम है, जेन्युइन है वो। ठीक है, ये हो गया, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, आर्टिकल 19 जो 6 अधिकार दे रहा था, उनमें उन पर बैन लग सकता है। कुछ कंडीशन में कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। कुछ कंडीशन में, 4 कंडीशन मैंने बता दी। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की सुरक्षा है वह अखंडता। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। तीसरा, इंसिडमेंट टू एन ऑफेंस,
किसी अपराध को उकसाना, उकसाना अपराध बढ़ाना, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था बिगड़ना। 4 हो गए। अब 5वां, डिसेंसी और मोरालिटी, मतलब आप किसी के नैतिक चरित्र पर उंगली उठाते हो, आप कुछ ऐसा बोलते हो जिससे किसी के नैतिकता का ह्रास होता है। जैसे आप किसी को बोलते हो कि 5 लाख रुपए लेना तब उसका काम करना, ये तो नैतिक पतन हो गया ना, ये तो किसी के साथ गलत हो गया ना। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है जिससे उसकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन लगाया जा सकता है। दूसरा, डिफेमेशन, इसका मतलब हो गया, डिफेमेशन का मतलब हुआ कि अगर आप किसी के सम्मान के साथ चोट पहुंचते हो, जैसे आप किसी को गाली देते हो कि तेरी मतलब एक्स वाई जेड, मैं नहीं देता लेकिन मैं बता रहा हूं, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, जैसे देखा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में ये माँ बहन की देते रहते हैं, तो इससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है ना। तो अगर आप किसी के सम्मान को चोट पहुंचाते हो तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन लग सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री, मतलब विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध। अगर कभी आप ऐसा कुछ कार्य करते हो जिससे विदेशों के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं या बिगड़ने की संभावना होती है, तो आपके आर्टिकल 19 पर बैन लग सकता है। ये समझ में आया। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे विदेशों के साथ संबंध बिगड़ने की संभावना होती है, तो आपके आर्टिकल 19 पर बैन लग सकता है। अब आप कहोगे कैसे? एक एग्जांपल मान लो एक एग्जांपल, कुछ दिन पहले गुजरात में कार्यक्रम हुआ था हाउडी मोदी, है ना। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए थे, डोनाल्ड ट्रंप, और अब इंडिया की तरफ से मोदी जी गए हुए थे। अब इसमें मान लो कोई आदमी है जो क्या कहते हैं, मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करता है, मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करता है, और वहां क्रिटिसाइज करने के बाद वो मतलब वहां पर पूरी सभा, मतलब उस मैदान के अंदर सब बैठे हुए हैं, और वहीं पर वो बंदा बैठा है, और वो बंदा वहीं पर इस तरीके से बोल दे, इस तरीके से कुछ बोल दे जिससे डोनाल्ड ट्रंप को हर्ट हो जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपने संबंध खराब कर सकता है कि नहीं? मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति मतलब उसको इंडिया के साथ रिलेशन तोड़ सकता है कि नहीं? तो अगर ऐसी संभावना होती है कि आप कुछ ऐसा बोलने वाले हो जिससे विदेशों के साथ हमारे संबंध खराब होंगे, तो आपके आर्टिकल 19 पे बैन लग जाएगा। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जैसे एक बार हुआ था, एक बार किसी देश की उपराष्ट्रपति थी या उप प्रधानमंत्री थी कोई, वो इंडिया आई थी ताजमहल वगैरह देखने के लिए। तो इंडिया के लोग तो वैसे ही आधे से ज्यादा पागल होते हैं, तो क्या किया था कि इंडिया के ताजमहल देखने गए थे, तो एक इंडिया का सिरफिरा सा इंसान था। अब वो देखा कि वहां की राष्ट्रपति वो चिकनी चिकनी सी गोरी गोरी सी, तो उसने एक बार ऐसे करके हाथ लगाने की कोशिश करी होगी, मतलब इनडायरेक्टली वे में। तो वहां के उपराष्ट्रपति जो भी थी, उनको मामला बिगड़ गया। उन्होंने उसको बोल दिया अब उसी अपनी देश की भाषा में, आपका। अब अगर उसने अपने देश में जाके शिकायत करी, तो वो देश भारत के साथ संबंध गलत करेगा या नहीं करेगा? तो ऐसे में अगर कभी भी ये होता है कि किसी देश के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ने की संभावना होती है, तो हम सरकार आपके इस आर्टिकल 19 पर बैन लगा सकती है। क्लियर हो गया? इसीलिए अब तुमने देखा होगा, जब भी किसी देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आती हैं या आते हैं, तो उनके ऊपर सरकार पीछे से स्कॉट लगा देती है, पुलिस वाले चलाती है। क्यों? उनको कोई मार थोड़ी रहा है यार उनको, वो इसलिए स्कॉट और पुलिस वाले 15-20 खड़े रहते हैं उनके पीछे, ताकि 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 इंडिया के पागल लोग उनको टच टुच ना करें, बस इसलिए। नहीं, उनको कौन मारेगा? उनकी कहां दुश्मनी है भाई इंडिया वालों से किसी से? ये तो सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं, क्या कि इंडिया के लोग उनको टच करने का वो ना करें, बस इतना है। समझ में आ गया नहीं है? तीसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय ने कोई आदेश दिया और आप न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर कोई स्टेटमेंट देते हैं। कोर्ट ने कोई आदेश दिया और आप कोर्ट के विरुद्ध जाकर कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो आपके ऊपर बैन लग सकता है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है क्या कि इस रोड पर चलना मना है, इस रोड पर चलना मना है, ठीक है। और फिर उसके बाद भी एक लड़का बोल रहा है कि नहीं मैं तो इसी रोड पे चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के एंटी जाएगा या कोर्ट के एंटी जाएगा, तो उसके आर्टिकल 19 पर बैन लगाया जा सकता है। ये कौन पूछ रहा है सर? मथुरा में सेंटर कहाँ है? बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। ठीक है, यहां तक और कोई डाउट है?
क्या चले अब आगे बताइए। आर्टिकल 19 में कोई कंफ्यूजन है? आर्टिकल 19 में कोई कंफ्यूजन है? आप चाहें तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार बताओ, दोबारा रिवाइज करा दूं अनुच्छेद 19। भैया आपका क्या कमेंट है? भैया मेरा कमेंट देखो ना। सुशील शर्मा जी क्या कमेंट है बताओ। कोई अधिकारी अगर गाली देता है तो कोई नहीं दे सकता आपको गाली। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 पहुंचने दो, फिर बताता हूँ तुमको गाली देने के बाद क्या होगा उसका। आर्टिकल 21 तो पहुंचने दो मेरे को। पर क्या बे क्या, SIR लिया हो तो काम हो जाएगा। ये सब में काम हो जाएगा, बस मेहनत करो। इनके नोट्स भैया मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं ना, सेम उनको देख के बना लो। यार इनकी थोड़ा ढीले करना कमेंट, ये समझ में ना आ रहे क्या लिखे हैं, इतने 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 जा रहे हैं। चले आगे। आर्टिकल 19 क्लियर हो गया? अगर समझ में आ गया हो तो फिर मैं 20 करूं, आगे बोलो। यस सर, दोबारा पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दूं दोबारा? यही वाला बोलूंगा अभी जो पहले बोला, इसी को सुन लेना दोबारा। चले शुरू करें। आ जाए। अब देखो ये था अनुच्छेद 19, अब आ जाओ 20। 20 है ये, आर्टिकल 20 है ये, 20 है ये बस। अब इसमें पहले मैं सिंपल भाषा में, पहले मैं टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ, अंबेडकर साहब की भाषा में। अंबेडकर साहब की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। उधर से चलते हैं, इधर से। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हिंदी में बोलते हैं स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। इसका मतलब यह है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। समझाऊंगा, बस इतना ही रखो अभी। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी हिंदी में बोलते हैं दोहरे दंड का अभाव। दोहरे दंड का अभाव। एक बच्चा इसमें पूछ रहा है पुलिस वाले गाली देते हैं फ्री बहुत बहुत, तो सर क्या करें? एक बात बताऊं, अपनी औकात इतनी बढ़ा लो कि तुम्हें कोई गाली तो क्या, तुम्हारे साथ बदतमीजी भी ना कर पाए। समझ में आ गया नहीं आया? अपनी औकात इतनी बढ़ा लो कि तुम्हें कोई गाली तो क्या, तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा पाए। आज तुम्हें कोई गाली देता है तो जानते हो क्यों देता है तुमको? इसलिए क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप को पढ़ लिख के कलेक्टर बना लो। जो पुलिस वाले तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जो पुलिस वाले तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, वो तुम्हें सैल्यूट करेंगे। औकात बढ़ाओ। इन लोगों से लड़ने में अपना समय व्यतीत मत करो। अपने आप को इतना बढ़ा लो कि सामने वाला तुम पर उंगली ना उठा पाए। अब आ जाओ इधर। ठीक है, अब मत बोलना मेरे से ऐसी लाइन है। कोई मेरे को देके दिखा दे गाली, मेरे को एक बार देके दिखा दे कोई गाली हिंदी में। गाली तुमको क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि तुम कुछ हो ही नहीं। कोई तुम तुम्हारा ये भी वजूद नहीं है, ये भी वजूद नहीं है कि तुम किसी चौकी में चले जाओ तो चौकी के जो कांस्टेबल होगा तुम्हें कुर्सी देख के खड़ा हो जाए। नहीं, कलेक्टर बन जाना गुरु, DM बन जाना, SSP बन जाना। एक बार जितने भी थाने में 50 पुलिस वाले बैठे होंगे ना, सब कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे। कुर्सी छोड़ के सबके सब खड़े हो जाएंगे तुमको देखते ही। नहीं, औकात बढ़ाओ, औकात। इनसे भिड़ने में टाइम वेस्ट मत करना अपना। ना मोटिवेशन इतना ऊंचा रखना कि एक दिन वो मुकाम छूना है कि दुनिया को सलाम कराना है। आ जाओ। दो क्लियर हो गए, ठीक है। तीसरा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आ जाए हिंद, इसको शुद्ध भाषा में लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा इसका। अपराध के समय का कानून, के समय का कानून, ये शुद्ध भाषा में समझ में अब आ जाएगा, क्योंकि अंबेडकर साहब की भाषा में समझ लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 20 में ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर्टिकल 19 में ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब इन तीनों को समझते हैं। आर्टिकल 19 कह रहा हूं, सॉरी 20 में ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। दोबारा सुनो पहले उधर से। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दोहरे दंड का अभाव, नो डबल जियोपार्डी। तीसरा,
अपराध के समय का कानून, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब उधर से एक एक करके सुनते हैं। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, इसका मतलब यह हुआ किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध ही गवाह देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 3 में लिखा है कि मुझे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। मुझे कोर्ट में यह फोर्स नहीं कर सकते कि तुम बोलो कि तुमने चोरी की है, नहीं, आप मुझे ये फोर्स नहीं कर सकते। मैं विकलांग हूं, क्या मैं आईएएस बन सकती हूँ? बिल्कुल बन सकते हो, कैसी बातें कर रही हो आप कि नहीं बन सकते? विकलांग पैरों से, इंसान जो विकलांग होता है वो पैरों से और हाथों से नहीं होता, यहां से होता है। जो यहां से विकलांग होता है, रियल विकलांग तो वही है। पैरों से तो इंसान आराम से अपने आप को चमका लेगा, लेकिन जो इंसान यहां से विकलांग हो गया वो समझ मर गया। आप सिर्फ हाथ पैरों से विकलांग हो सकते हो, यहां से विकलांग मत होना कभी। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, मतलब मुझे मेरे ही विरुद्ध गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये समझ में आ गई बात या नहीं आई? अब इसको देखो, दोबारा ऐसे समझो। मान लो, सपोज करो, तुम देखना इसमें नियम क्या है कि थाने में पुलिस ये नहीं बोल सकती कि आप जज साहब के सामने जाके ये बोलो कि आपने चोरी की है, नहीं बोल सकते। अंबेडकर साहब ने मना किया है कि संविधान में लिख के गए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो इसका मतलब क्या है। मान लो तुमको पुलिस थाने में पकड़ के ले जाए, तो पुलिस तुम्हें थाने में पकड़ के ले जाए, पुलिस तुम्हें थाने में लिखाए कि लिख कि तूने ही चोरी करी है, लिख तूने ही चोरी करी है, तो आदमी डरता है लिखने से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिख दिया तो मेरा साबित हो जाएगा कि मैंने जवाब मतलब लिखा है कि मैंने चोरी करी है। थाने में जो तुम पेपर पर लिखते हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कभी पुलिस थाने में लिखवाए कि यहां पे लिखो कि तुमने चोरी करी है, तो टेंशन मत लेना, नहीं तो तुम्हें पुलिस मारेगी। तुम आराम से लिख देना कि मैंने चोरी करी है, 5 लाख नहीं 50 लाख रुपए लूटे हैं, लिख देना। समझ में आ गया? और अगले दिन जज साहब के सामने पुलिस ले जाएगी और जज साहब के सामने बोल देना, जज साहब ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है ये पुलिस वालों के सामने इसलिए दिया क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा, कमर में अभी भी दर्द हो रहा है जज साहब। और बोल देना क्योंकि अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 20 के भाग 3 में लिखा है कि थाने में दी गई गवाही कोर्ट में मानी नहीं जाती। क्लियर हो गया? इसलिए मुझे अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर यह भी आता है कि पुलिस तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग मैं अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। और पुलिस ने अगर मेरा मोबाइल चेक किया तो इसमें सबूत होंगे कोई ना कोई चेक करने के, तो मेरा मोबाइल पुलिस चेक नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? पहला तीसरा वाला भाग। अब दूसरा समझो, दोहरे दंड का अभाव। मतलब आपने अगर एक अपराध किया है, एक अपराध, तो आपको सजा एक ही मिलेगी जो जज साहब देंगे। मान लो आपने अपराध करा चोरी का और जज साहब ने आपको सजा सुनाई 5 साल की, तो आपको 5 ही साल की सजा होगी। ऐसा नहीं है कि 5 साल जेल काट ली और फिर 5 साल बाद पुलिस वाले आ गए कि चल बे अंदर दोबारा। तुमने पूछा काहे के लिए अंदर जाऊं मैं, तो वो मन कर रहा है 5 साल और रहना है तेरे को। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब ने लिखा है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, दोबारा नहीं। जैसे संजय दत्त को वो उस वाले क्या वो 1993 के बम ब्लास्ट में सजा हुई थी 6 साल की या 5 साल की, तो उसने सजा काट ली, अब वो दोबारा नहीं काटेगा इसकी सजा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 का भाग 2 क्या कहता है? डबल दंड नहीं मिल सकता। इसके अंदर यह भी आता है कि पुलिस ने तुमने चोरी करी और चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया और पुलिस ने थाने में 4 डंडे लगाए, तुम्हारे कमर तोड़ दी, कमर तोड़ के कमरा बना दी, और तुम पुलिस वालों की वीडियो बना लेना कि पुलिस वालों ने 4 डंडे मेरे को मारे, ठीक है। और जज साहब तुम्हें जब सजा सुनाए और जज साहब कहते हैं इसको 2 साल के लिए जेल भेज दो, तो जज साहब से एक बात बोलना कि जज साहब आप कह रहे हो मैं 2 साल के लिए जेल जाऊंगा, लेकिन जज साहब भारत का संविधान का अनुच्छेद 20 का भाग 2 कहता है कि किसी आदमी को डबल दंड नहीं मिल सकता, तो मुझे क्यों दंड मिला है 2? मुझे डबल दंड क्यों मिला है? तो जज साहब कहेंगे डबल दंड कहां मिला आपको? सजा 2 साल की तो हुई है। तब कहना नहीं जज साहब मुझे 2 साल की नहीं हुई, मुझे डबल दंड मिला है। तो कहेंगे कैसे? तो कहना जज साहब देखो आपने 2 साल की सजा सुनाई, मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो देखो, ये चोरी के इल्जाम में पुलिस वालों ने मेरे को 4 डंडे मेरे को मारे, तो आपने क्या मेरे को यह सजा दी है कि 2 साल जेल और 4 डंडे ऊपर से? नहीं ना, तो ये तो डबल दंड हो गया ना। तुमने जैसे ही साबित करोगे कि ना पुलिस वाले ने 4 डंडे मारे हैं,
पुलिस वालों की जज वर्दी उतार देगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? भाग 2 क्लियर हो गया, मतलब 20 का भाग 3 और 2 क्लियर हो गया। पहला आ जाओ। पहले का मतलब है अपराध के समय का कानून, मतलब जिस डेट को तुमने क्राइम किया है उस डेट वाले दिन जो कानून है, उस कानून में जो सजा लिखी है वही सजा मिलेगी, इसके आगे और इसके पीछे की नहीं मिलेगी। जैसे मान लो आज चोरी की सजा, आज आज की तारीख कितनी है? कितनी है? आज है 19, नहीं 20 है, 20 आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर को तुमने चोरी करी और चोरी करने की सजा जो है आज 3 साल है, 3 साल, और तुमने आज ही चोरी करी है, तो आज के दिन चोरी करने में जेल कितने साल है? 3 साल। मान लो मोदी सरकार ने कल कानून बदल दिया और कल संसद में नया कानून आ गया और उस कानून के अकॉर्डिंग चोरी करने की सजा जो है वो 20 साल है। 20 पहले 3 साल थी, अब 20 साल कर दी है। अब बताओ, कल कानून आया उसमें 20 साल सजा है, तो तुमको सजा कितने साल की होगी? 3 ही साल की तो होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुमने चोरी करी थी उस साल सजा कितने साल की थी। इसका मतलब यह है, मतलब हम जिस दिन चोरी करते हैं या जिस दिन कोई अपराध करते हैं, उस अपराध के दिन जितनी सजा होगी कानून में, हमें वही सजा मिलेगी, चाहे उसके बाद सजा केस कितनी भी हो, चाहे उस कानून से पहले सजा कितनी भी हो। अपराध वाले दिन का कानून लागू होता है, न तो अपराध के बाद का और न अपराध के पहले का। इसका मतलब ये था। उदाहरण का मतलब, जैसे जज साहब ने तुमको सजा सुनाई कि तुमने चोरी करी है और चोरी करने के चक्कर में इसके हाथ काट दो। तुमने कहा जज साहब हाथ कैसे काटोगे? जज साहब कहेंगे क्योंकि औरंगजेब के जमाने में कानून था कि जिस दिन अपराध, औरंगजेब के जमाने था चोरी के बदले हाथ काटे जाएंगे। तो जज साहब को बोल देना, जज साहब हम भी पढ़े हैं, हमने भी अनुच्छेद 20 पढ़ा है। अनुच्छेद 20 में लिखा है जिस दिन कोई अपराध होता है उस दिन जो सजा होगी वही सजा मिलेगी, उससे पहले के तारीख की नहीं मिल सकती और उसके बाद के तारीख की भी नहीं मिल सकती। यह था आर्टिकल 20 का भाग 1। अब देखो अनुच्छेद 20 का भाग 1 क्या कहता है कि जिस दिन अपराध किया है उस दिन जो सजा है वही मिलेगी। दूसरा भाग 2 क्या कहता है? एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, जो जज साहब बोलेंगे, डबल दंड नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है कि कोई भी बंदा अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बन सकता, ना ही दे सकता है गवाही। आर्टिकल 20 और 19 खत्म। अब एक एक करके मैं सारे रिवाइज करा देता हूं आपको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। जितने बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हो वो स्टार्टिंग से फंडामेंटल राइट की वीडियो देख लेना, सारी की सारी, आपको सारे एफआर याद हो जाएंगे पीछे से। ठीक है, आ जाए। देखो अनुच्छेद 12, यार अनुच्छेद 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट पर कोई भी कानून अगर चोट पहुंचाएगा तो वो कानून चूर चूर हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन दिलवाता है किसी भी प्रकार के कानून से। नहीं, ये लड़की कोई पूछ रही है, रूबी कुशवा, रुकना। अगर सर अपराधी, एक मिनट, अगर सर अपराधी फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है, आज मान लो के दिन फांसी हो गई और बाद के कानून में, मतलब जिस दिन उसने अपराध किया उसके बाद किसी कानून में फांसी की सजा रुक गई, तो उसको फांसी माफ नहीं होगी, उसको तो फांसी होगी, क्योंकि उस दिन जिस, अब ऐसे समझो, मैं दूसरी बात में समझाता हूं आपको। देखो मान लो मैंने चोरी की और आज चोरी की है मैंने, और आज चोरी करने के दिन फांसी की सजा मौजूद है, तो आज चोरी करने के बाद सरकार ने कल कानून बनाया और चोरी की सजा 1 साल कर दी। तो जिस दिन कानून था, मतलब जिस दिन चोरी हुई थी, उस दिन सजा क्या थी? फांसी थी ना, तो मुझे फांसी होगी, चाहे भले ही कल वाला जो कानून बना है उसमें भले ही फांसी हटा दी जाए। मतलब आज देखो 20 नवंबर, मैंने चोरी की और चोरी की सजा आज फांसी है। सरकार ने 25 नवंबर 2023 को कानून बनाया और फांसी की जगह चोरी पर सजा 2 साल कर दी, और जज साहब ने मेरे को सजा 25 नवंबर 2040 में दी है, मान लो इतने साल बाद दी है, तो भी मेरे को फांसी होगी। क्यों?
क्योंकि जिस दिन मैंने काम अपराध किया था उस दिन सजा क्या थी? फांसी। ये याद रखना, बाद में भले ही सजा पर रोक लग जाए लेकिन मेरी सजा पर रोक नहीं लगेगी। क्लियर है भैया? कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो क्या उसको फांसी दी जाएगी? नहीं नहीं, ये मैं राष्ट्रपति के वाले में बताऊंगा आपको। राष्ट्रपति का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर होती है, समाधान की शक्ति होती है, तब मैं उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या हो जाता है फांसी के केस में। ठीक है? वो नेचुरल, उसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है? उसकी सजा पर तब तक के लिए रोक लग जाती है जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती और बच्चा पालन पोषण के योग्य नहीं हो जाता है तब तक। वो आगे मैं राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर में आपको समझाऊंगा, अभी वो टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है? अब अनुच्छेद देखो कितने क्लियर हो गए? 19-20 तक आ गए। अब इसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं एक बार। अब देखो 12 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। 13 क्या है? मौलिक अधिकारों में कोई बीच में आएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है? 14 क्या है? अबे यार 14 क्या है कि कानून का समान संरक्षण और कानून के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 क्या है कि 5 बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ना प्राइवेट कर सकती है ना सरकार कर सकती है। 16 क्या है कि सरकारी नौकरियों की वैकेंसी जब निकलेंगी तो सबको बता के निकलेंगी और सरकार इसमें भेदभाव नहीं करेगी, 6 बेस पर नहीं करेगी, प्राइवेट भेदभाव कर सकता है। 17 क्या है? छुआछूत नहीं होगी, अस्पृश्यता नहीं होगी, अनटचेबिलिटी नहीं होगी। 18 क्या है? किसी भी प्रकार के टाइटल नहीं होंगे। 19 क्या है कि मौलिक अधिकार आपको 6 चीजें देता है: बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, बसने की आबादी, घूमने की आजादी, और घूमने की आजादी, बसने की आजादी और व्यवसाय करने की आजादी। दोबारा सुन लो, बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, घूमने की आजादी, बसने की आजादी और तुम्हारा लास्ट क्या था? व्यवसाय करने की आजादी। इंग्लिश में सुन लो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, और असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन, और क्या कहते हैं, मूवमेंट, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन। और 6वें नंबर पे जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो प्रॉपर्टी आप खरीदते थे, और वो प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो खत्म कर दिया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है? अब अनुच्छेद 20 में क्या है? 20 में 3 बातें दे रखी हैं। पहला, मुझे मेरे ही विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, मेरे को डबल दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरा, मुझे सजा वही मिलेगी जिस दिन अपराध किया था, और अपराध के दिन कानून में जो सजा अवेलेबल थी वो। अनुच्छेद 19-20 निपट गए। अब सुनो, अब अगली क्लास में आर्टिकल पढ़ाऊंगा 21, क्योंकि 21 पढ़ाने में मुझे पूरा 1 दिन लगेगा, करीब उसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि वही सबसे मेन आर्टिकल है। और हाँ, ये अनुच्छेद जो 20 है, 20 और 20 है ये वाला, और 21 है ये वाला, ये इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होते। ये आगे बताऊंगा जब फंडामेंटल राइट पूरे कंप्लीट करूंगा तब। अभी बस समझ लेना, 20 और 21 नहीं खत्म होते हैं, 19 कुछ परिस्थिति में खत्म होता है, कुछ में नहीं होता। क्लियर? लेकिन 20-21 वाले में आपको समझाऊंगा दोबारा इमरजेंसी के टाइम पर। अभी सिर्फ इतना समझ लें आप। ठीक है? अब मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। और कभी भी आपकी क्लास ऑफ होती है या नहीं होती है तो उसका मैसेज, वैसे तो क्लास 12 बजे हुआ करेगी, लेकिन फिर भी कभी अगर मान लो क्लास होगी या नहीं होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके बारे में सूचना दिया करूंगा हमेशा। तो आप कभी भी क्लास है या नहीं है तो ये टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लिया कीजिएगा। वो ऐसा क्यों होता है? वैसे तो मैं टाइम पर क्लास लेने आऊंगा, आता ही हूं मैं हमेशा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, कहाँ गया टेलीग्राम? होता क्या है कि मुझे एक्चुअली, चूंकि बहुत सारे मेरे कम से कम 3-3 बैच रोज के होते हैं पर डे के, तो कभी कभार मेरे सामने टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी अगर ऐसा मैसेज फंसेगा तो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है या डिस्क्रिप्शन में भी वहां पर दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसे स्कैन करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं जो भी पीडीएफ होगी, जो भी मटेरियल होगा, वहीं पर आपको दिया करूंगा, वहीं सूचना दिया करूंगा। अब मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास वैसे तो कल है मेरी, लेकिन चूंकि अभी मैं क्लास ले रहा हूं आज मथुरा वाले सेंटर पर, अब मेरे को दूसरे वाले सेंटर पर क्लास लेनी है। कौन से पर लेनी है ये अभी क्लियर नहीं है, शाम तक क्लियर होगा। तो चूंकि अब 1 दिन में अरेंजमेंट भी करना पड़ता है क्लास का मेरे को, तो इसलिए कल क्लास होगी, लेकिन फिर भी जो भी अपडेशन होगा वो इस नंबर पर, इस स्कैन वाले बार कोड पर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।